लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन और मेरे साथ हैं पटना से कुलभूषण जी, वरिष्ठ पत्रकार। कुलभूषण जी, बधाई हो, आपके यहाँ नई सरकार बन गई। 10वीं बार नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली और आज तो पूरे देश की राजनीति, बड़े सारे चेहरे आपके यहाँ मौजूद रहे और उनकी उपस्थिति में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कैसा माहौल है, थोड़ा सा पहले उसको ही बता दें। आज बिहार में क्या है? बिल्कुल। बिहार में उत्सवी माहौल है और बिहार का जो एक पॉलिटिकल सेंटर माना जाता है गांधी मैदान में इस आज के शपथ ग्रहण समारोह में देश के 10 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे थे और अन्य नेताओं की तो गिनती ही नहीं रख सकते हैं हम। और पूरा गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ था और ये जिम्मेवारी भी दी गई थी सभी एमएलए को, जो आपको जनता के साथ आना है। तो बिल्कुल उत्सवी माहौल में मुख्यमंत्री समेत 26 मंत्रियों ने राजकाज चलाने का शपथ लिया है। और जैसा मैं पहले भी बताया था, जी पूरा बिहार में जो परिणाम आया है, परिणाम के बाद एनडीए में उत्सवी माहौल, और स्वाभाविक है, जनता ने मतदान किया है तो जनता में भी उत्साह का माहौल है। और आज उसका समझे एक तरह से जो एक अंतिम काम होता है शपथ ग्रहण, वो काम हो गया है। अब आज के बाद से सरकार राजकाज चलाएगी। जी, बीजेपी के 14 मंत्री बने हैं और जेडीयू के 8। तो मतलब जिस हिसाब से बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन के उभरी, उसी तरीके से उसके मंत्रियों को ज्यादा मौका मिला। और जैसे पहले अपन बात कर रहे थे कि शायद हो सकता है पुराने ही जो मंत्री हैं वो रिपीट होंगे, बदलाव भी बहुत कुछ है। क्या कहता है ये पूरा समीकरण? देखिए, सबसे ये जो संकेत है, जिस तरह से 14 मंत्री बीजेपी के बनाए गए हैं, 8 मंत्री सिर्फ 8 मंत्री के हैं जी, जो सिर्फ। जदयू से बनाया गया है। संख्या दोनों में 5 एमएलए अधिक बीजेपी का है और इनमें 5 एमएलए कम है। फॉर्मूला जो भी इन्होंने बनाया हो, लेकिन 14 और 8 में बहुत का फर्क है। तो हमें लगता है जो जदयू छोटा भाई ही नहीं बल्कि एक तरह से लगता है जिसे बीजेपी के साथ हुआ है, घुल घुल जाने वाली पार्टी के रूप में दिख रही है। अन्यथा यदि 14 है तो कम से कम 10, 11, 12 तक मंत्री इनका होना चाहिए था। और चर्चा यह भी है कि अध्यक्ष का पद भी बीजेपी के ही लोग लेंगे, जिसमें प्रेम कुमार की चर्चा अधिक हो रही है। तो मेरा मानना है जो जदयू अब छोटा भाई की भूमिका में ही नहीं है, बल्कि अब वह बीजेपी का एक बी टीम बनकर रह गया है। उनके पुराने मंत्री जरूर रहे हैं, लेकिन अधिकांश मंत्री और जातिगत समीकरण के साथ बीजेपी का प्रवेश हुआ है। जैसे उन्होंने राजपूतों को अधिक मंत्रिमंडल में जगह 4 राजपूत मंत्री को दिए, यादव को 2 दिए। और उधर दूसरी ओर देखें, जो सेकुलर चेहरा बीजेपी के अंदर, एनडीए के अंदर जेडीयू को सेकुलर चेहरा कहा जाता था, इस पूरे राज्य में जहां 18% मुस्लिम की आबादी है, सिर्फ एक मंत्री का जदयू कोटे से दिया गया है, जमा खान बनाए गए हैं। तो बीजेपी का जाति समीकरण चला है, न कि जदयू का जाति समीकरण चला है। जदयू का जो पहले था वही है, और जो बीजेपी में था तो उसमें 13 आदमी को बदल दिया गया है, और राजपूत को, वैश्य को, इस तरह से इन लोगों को अधिक से अधिक जगह दिया गया है। मान लीजिए, देखने से यह लगता है जो एक बिहार की राजनीति में जो जातीय समीकरण होता है, जो आने वाली राजनीति में जो वोट का जो खेल होगा, तो उस जाति के हिसाब से ही मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है और फिर मुस्लिम दरकिनार कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि आने वाला समय में शायद बीजेपी की ही सत्ता होगी, जहां मुस्लिम का कोई स्कोप नहीं बनता है। तो इस तरह से मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। मैं वही कहना चाह रही थी कि जी, अब जो चुनाव जो जीता है वो देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ये इतना बड़ा जो चुनाव है वो जीता है, इतने सारे वोट आए हैं। लेकिन अब शायद ये आखिरी चुनाव था जो जेडीयू के नाम पर हुआ। इस 5 साल के अंदर बीजेपी पूरी तरीके से बिहार पर काबिज हो जाएगी, ऐसा लगता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। नीतीश कुमार का जो हेल्थ का कंडीशन जो अभी है, जिस तरह से वो अस्वस्थ रह रहे हैं और जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, जिस तरह से बीजेपी के बातों को नीतीश कुमार ने मान लिया है, जैसे अध्यक्ष का पद है, एक तरह से कहे पूरी पार्टी सरेंडर कर गई है बीजेपी के सामने में। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी नीतीश को सामने खड़ा करके उनके कंधे पर बंदूक रखकर जितने फायरिंग करने की जरूरत है वो कर रहे हैं। और जो बीजेपी का अपना एजेंडा है
जैसे अन्य राज्यों में वो चलाते हैं, उत्तर प्रदेश में चलाते हैं, या कहें राजस्थान में, या अन्य राज्य उनका हरियाणा है जहां चलाते हैं, ठीक उसी तरह से बिहार में सत्ता ये चलाएंगे। तो आने वाला समय में जो बिहार की राजनीतिक हालात जो होंगे वो थोड़ा डिफरेंट होगा, हमें जो लग रहा है। क्योंकि सामने में नीतीश जरूर रहेंगे कुछ दिनों तक, सामने फिर भाजपा आ जाएगी, और भाजपा जब आ जाएगी तो इस धर्म के आधार पर नहीं बंटने वाला राज्य, जाति के आधार पर बंटने वाला राज्य का जो चेंज होगा वो धर्म के आधार पर लौटाने की कोशिश वाला प्रयास होगा बीजेपी का। और हमें लगता है आने वाला समय में विकास से अधिक जो ये कम्युनल एजेंडा होगा, हमें जो आशंका लग रहा है, जो इस तरह से वो कम्युनल एजेंडा के केंद्र में विकास का काम होगा। मैं यह नहीं कहता कि बीजेपी विकास नहीं करेगी, बीजेपी भी विकास करेगी, यूपी में, राजस्थान में, हर जगह कर रही है, लेकिन उनका जो न्यूक्लियस, राजनीति का न्यूक्लियस जो है उसमें वो कम्युनल एजेंडा होगा। और इससे जेडीयू निकलता दिख रहा है। जेडीयू लगता है कि आने वाले 5 साल में मिनिमाइज हो जाएगा और बीजेपी छा जाएगी पार्टी, और फिर सामने में उनका विपक्ष होगा जैसे अन्य राज्यों में है। जी, आपको ये 26 मंत्री बनाए गए हैं, इसमें जातीय समीकरण किस तरह बिठाया गया है? जैसे आप देखें जो सर्वाधिक टिकट राजपूतों को दिया गया था। राजपूत की आबादी अन्य जाति की माने छोटी जातियों की आबादी वाली जाति है। बिहार में इनकी 6% से कम की आबादी है, लेकिन इनके 4 मंत्री बनाए गए हैं। यादव एक बड़ी आबादी वाली जात वाली यहाँ बिहार में पॉपुलेशन है, उनका 2 बनाया गया है। वैश्य से 2 बनाया गया है। दलित का 5 कोटा दिया गया है। इस तरह से आप देखेंगे तो चंद्रवंशी यहाँ एक साउथ बिहार का एक मजबूत जाति है, उनको एक दिया गया है, एक पद दिया गया है। कुशवाहा को 3 दिया गया है। कुशवाहा बहुत बड़ी राजपूत के बराबर की संख्या वाली जाति है। तो इस तरह से यदि हम देखेंगे तो कुल मिला के यही मैक्सिमम राजपूत 4 है। क्योंकि आगे भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी उसमें अपना को एडजस्ट करे, लेकिन कुल मिला के यही इनका है। जो सर्वाधिक जो मंत्री पद दिया गया है राजपूत को दिया गया है, और न्यूनतम यदि मेरे हिसाब से कहें तो मुस्लिमों को 1 दिया गया है। अन्य छोटी छोटी जातियां हैं उन्हें 1-2 करके दिया गया है। कुल 26 मंत्री बनाए गए हैं, उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। जी, चिराग पासवान को भी 2 मंत्री पद दिए गए हैं। हाँ, उनको 2 मंत्री पद दिया गया है। हालांकि चर्चा जोरों पर थी ये उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और अपने पिताजी रामविलास पासवान की सपना को पूरा करने के लिए बिहार लौटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो तो उप मुख्यमंत्री बने नहीं, उन्हें 2 मंत्री पद दिया गया है, और अब लगता है वो केंद्र की ही राजनीति करेंगे फिलहाल। हो सकता है बाद में कुछ ऐसा शिफ्टिंग हो, कुछ बीजेपी यदि फुल फ्लेज बीजेपी आ जाए केंद्र बिहार की राजनीति के केंद्र में, तो उनको बुलाया जाएगा। लेकिन उन्हें 2 पद दिया गया है। एक जो लालू यादव के बेटे को हराए हैं, संजय सिंह है महुआ से, तो उन्हें बनाया गया है मंत्री। तो हमें लगता है जो एक टारगेटेड भी किया गया है, जो जो जातियां बेस इनके साथ नहीं है, उनके खिलाफ वाली जो जातियां हैं उन्हें सामने लाया गया है। कुल मिला के यह कहें जो बीजेपी का अगला जो चुनाव होगा, जो धर्म के आधार पर नहीं जातीय समीकरण के आधार पर बिहार में यदि चुनाव होगा, उससे निपटने के लिए बीजेपी ने बिसात बिछाई है और अपने उन जातियों को तवज्जो दिया है जो जाति इन्हें वोट दिया है और जिस जाति को ये अपने पार्टी में जोड़कर रखना चाहते हैं। यही पूरा संदेश इस मंत्रिमंडल के गठन से जाता है। जी कुलभूषण जी, ये तो हम सत्ता पक्ष की बात कर ली, आज उत्सव का माहौल है, शपथ हो गई। विपक्ष की बात करें तो लालू कुनबे में क्या शांति अब आ गई है? लालू कुनबे में घर के अंदर से शांति आ गई है। अब विरोध बंद हो गया है, लेकिन उनके जो रोहिणी समर्थक हैं या मीसा भारती के समर्थक के हैं, अभी सभी रोहिणी के समर्थक बन गए हैं। वो लालूवादी सेना नाम से एक संगठन बना लिए हैं। इस तरह से एक ग्रुप सामने आ रहा है जो संजय यादव रमीज के खिलाफ में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनील सिंह भी एक जो एमएलसी हैं यहाँ, जो बिस्कोमान के चेयरमैन हुआ करते थे, उनके खिलाफ भी होता है। आरोप यह लगा रहे हैं वो जुलूस निकालने वाले, इन लोगों ने तेजस्वी का हाईजैक कर लिया है। और वे का आश्चर्य की बात यह है कि तेजस्वी के हार के कारणों की बजाय रोहिणी एजेंडा बन गया बिहार में, उनके परिवार इशू बन गया। और आश्चर्य ये होगा जो तेजस्वी की गलती क्या थी उसको कोई नहीं उठा सका। अब मीडिया को भी एहसास हो रहा है
और विरोधी को भी एहसास हो रहा है। हम लोग को लगता है शायद उस परिवार ने फंसा दिया, तेजस्वी के घेरने के बजाय हम लोग तीसरे एजेंडा में फंस गए। तो यही चल रहा है कि शांति ही कहेंगे इसको हम। प्रशांत किशोर जी ने भी आज क्या कहते हैं मौन उपवास किया है, शायद वो आत्ममंथन। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल उन्होंने घोषणा किया था। उन्होंने कहा मैं किसी पद पर नहीं हूं, कहा मैं किस पद से रिजाइन करूंगा, लेकिन यह बात है हमने जहां फेल किया है इसके लिए मैं 24 घंटे का उपवास करूंगा, मौन उपवास करूंगा। तो अब स्वाभाविक है, तो राजनीति में सब कुछ खेल तो खत्म होता नहीं है, तो राजनीति तो चलती रहती है जैसे आम जीवन चलता है, जो मानव विकास का जो तरीका है। तो ये फिर लगेंगे। अब हो गया, मंत्रिमंडल गठन हो गया, उनका चूंकि कोई सदस्य नहीं है विधानसभा में, तो सड़क पर उतरेंगे। तेजस्वी को 35-36 सपोर्टर समेत जो एमएलए हैं उसको लेकर विधानसभा में अपनी मौजूदगी दिखाएंगे, जनता की बातों को रखेंगे, जो विपक्ष की जिम्मेवारी होती है उसका निर्वहन करेंगे। लेकिन कुल मिला के यह कहें जो अब जो है ये जो शोक मनाने का दौर विपक्ष का आज खत्म हो गया, सरकार का गठन हो चुका है। अब कल से अखबार का तौर तरीका बदल जाएगा, मीडिया का तौर तरीका भी बदल जाएगा और हम लोग भी दूसरे खबरों की ओर बढ़ जाएंगे। जी राखी जी। भूषण जी, मुझे लगता है भाजपा से सभी पार्टियों ने एक बात तो सीखी है, भाजपा चुनाव जीतते ही कभी सुस्ताती नहीं है, कभी बैठती नहीं है, वो अगले चुनाव की तैयारी जीत के साथ ही शुरू कर देती है। उसका फोकस कभी नहीं होता अब जीत गए, प्रचंड जीत भी हो गई तो हम शांति से बैठ जाएं। तो मुझे लगता है उसी दिशा में अब प्रशांत किशोर ने भी अभी से तैयारी शुरू करी है। तेजस्वी भी हो सकता है जल्दी ही जाग जाए अगर जैसी घर की लड़ाई शांत होगी तो। पूरी राजनीति में यदि माइन्यूट स्टडी आप करेंगे राखी जी, तो देखेंगे जो बीजेपी की रणनीति को यदि कोई निकट से समझा है तो वो समझा है जनसुराज ने, यानी प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने पंचायत में जाके मीटिंग करना शुरू किया, लोगों को जोड़ना शुरू किया। हालांकि प्रशांत किशोर का 2-3 साल में जितना बन सकता था उन्होंने किया। कहां बीजेपी का पंचायत स्तर पर आरएसएस का कार्यकर्ता, हर पंचायत में बूथ स्तर पर उनका नेटवर्क, उसका सामना इस नेता ने किया। तो ये साधारण बात नहीं है और बीजेपी को वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। तो हमें लगता है प्रशांत किशोर की नई रणनीति होगी, क्योंकि बीजेपी को वो जानते हैं। बीजेपी जैसे आज मंत्रिमंडल का गठन हो गया, बीजेपी का कल से ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। ये बीजेपी की रणनीति होती है, हमेशा रणनीति होती है, और नेटवर्क को एक्टिव कर देते हैं। तो हमें लगता है जो प्रशांत किशोर भी इस तरह से शुरू करेंगे और वो बैठेंगे नहीं, हमें जो लगता है। क्योंकि एक जो ब्राह्मण जो फैक्टर है बिहार में, ब्राह्मण जाति का इन पर काफी भरोसा हुआ है। जो मैं पूरा जो इस बार चुनाव में घूमा और देखा, जो आम लोग में जो इनका था पकड़ थी सो थी, ब्राह्मणों के बीच में लोकप्रिय हुए हैं और ब्राह्मणों को एहसास हुआ जो हमारा एक लीडर है। और उससे देखे हम, जो आपको याद होगा जैसे कांग्रेस से ब्राह्मण निकल गए और कांग्रेस को पता नहीं लगा, हमें लगता है ठीक उसी तर्ज पर बीजेपी से हमको लगता है ये जो ब्राह्मण है ये प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। तो आने वाला समय में ये जरूर गुल खिलाएगा और ये इसका नेतृत्व निश्चित रूप से प्रशांत किशोर करेंगे। और इस बार जो भी हुआ हो, नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा उसमें प्रशांत किशोर मजबूत स्थिति में नजर आएंगे। हाँ, भले ही उनका सेहत और अन्य चीजें साथ दे और वो अपनी राजनीति पर केंद्रित करें, तो हमें लगता है आने वाला समय उनका भी है। जी राखी जी। जी चलिए कुलभूषण जी, आपने बिल्कुल सही कहा था कि आज से चुनावी यात्रा मुझे लगता है बिहार की समाप्त हुई, क्योंकि सरकार का गठन हो गया है। कल से अब सरकार क्या करेगी, उसके क्या कदम होंगे, उन्हीं खबरों में आप खो जाओगे। और हम शायद अगले साल जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दें। तो बिहार की चुनावी यात्रा में फिलहाल इतना ही। अगली बार किसी और मोड़ पे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिहार की राजनीति को इतनी अच्छी तरीके से, इतने सरल शब्दों में हमें और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital.